प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। पूरे देश में जहां सारे लोग कोरोना संकट से उबरने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं देश का एक ऐसा राज्य भी है जो कोरोना के बहाने राजनीति के रंग में भी रंगा हुआ है, और ये राज्य है बिहार। और कारण है कि बिहार में नवंबर में, आने वाले नवंबर में ही बिहार विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। और इसलिए एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो कोरोना को लेकर काफ़ी सतर्क दिखाई दे रहे हैं और किसी भी तरह से राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या नहीं बढ़े, इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ विपक्ष है जो किसी न किसी तरह से उनको घेर रहा है, और ख़ास तौर पे घेरा जा रहा है जो प्रवासी मजदूर हैं, जो देश भर में फंसे हुए हैं और जो बिहार लौटकर अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन बिहार सरकार बिल्कुल भी इस बात के लिए तैयार नहीं है। और ताज़ा विवाद उठा है कि कोटा के जो छात्र हैं जो कोचिंग के लिए वहाँ गए हुए थे, वो भी घर लौटना चाहते हैं। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस भेजकर उन छात्रों को उनके घर तक पहुंचवा दिया। कोटा से लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में गए और काफ़ी संख्या में, कोई 2-3 हज़ार छात्रों को वो पहुंचा चुके हैं। शायद कुछ और छात्रों को भी उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। इस बात से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने गृह मंत्री यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फ़ोन मिला लिया और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से छात्रों की या दूसरे लोगों की वापसी होगी तो फिर जो मर्यादा है लॉकडाउन का वो तो भंग हो जाएगा। एक तरह से उन्होंने आरोप लगा दिया कि उत्तर प्रदेश ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर जो लॉकडाउन है उसकी मर्यादा को भंग कर दिया। लेकिन इसी दौरान उनके एक पुराने शिष्य और चुनावी राजनीति के रणनीति के माहिर प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये बताया है कि नवादा से बीजेपी के विधायक अनिल सिंह को बिहार सरकार ने विशेष अनुमति दे दी कि वो अपनी गाड़ी नवादा से लेकर कोटा तक जाएं और वहाँ से अपने बेटे को जो कोचिंग के लिए ही वहाँ है उसको वापस घर लेकर के आएं। तो अब प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया है कि अब ये कौन सी मर्यादा है, क्या इससे मर्यादा भंग नहीं होती है? तो एक तरफ प्रशांत किशोर का ट्वीट है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं जो खुलकर बोल रहे हैं। खुद तेजस्वी यादव इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि जो बिहार के प्रवासी मजदूर हैं जो दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलोर में जगह जगह फंसे हुए हैं, उनको बिहार लाया जाना चाहिए, उनको उनके गांव तक छोड़ा जाना चाहिए, पहुंचाया जाना चाहिए और यहीं उनकी देखभाल होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नहीं, उनकी देखभाल वो जिन राज्यों में है वहाँ की राज्य सरकारें करें और कुछ थोड़ा बहुत बिहार सरकार भी कर देगी। बहरहाल तेजस्वी यादव इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस ट्वीट में उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ़ की है और ये आरोप लगाया है कि बिहार के जो प्रवासी छात्र हैं, मजदूर हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। एक तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे आरोप लगाया है कि वो बिहार के छात्र और मजदूर जो बाहर हैं, राज्य के बाहर हैं, उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि नवंबर में ही चुनाव होने हैं। अब इसके पहले जब 2015 में चुनाव हुआ था तो नीतीश कुमार और आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल, जिसके प्रमुख तब लालू प्रसाद यादव थे, दोनों साथ थे, साथ मिलकर लड़े और इन्होंने बीजेपी को हरा दिया। बीजेपी का जो मोर्चा है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसको हरा दिया। लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव को लेकर के जो कुछ मुद्दे उठे, लालू प्रसाद यादव को लेकर कुछ मुद्दे उठे और नीतीश कुमार ने अपनी आरजेडी के साथ जो साझा सरकार थी उसको तोड़ दी और फिर वो चले गए बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बना ली। 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़े, वो बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। 40 में से 39 सीटें जो है वो जो गठबंधन है उसको मिल गया। सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस आ पाई, बाकी सारी सीटें जो है गठबंधन को मिल गया। तो इस तरह से
अब जब बिहार विधानसभा के चुनाव हैं तो दोनों अपनी अपनी तरफ से मुद्दे गरमाने में लगे हुए हैं। ये बात सही है कि बिहार के मजदूर और छात्र दोनों ही काफ़ी परेशानी में हैं। छात्रों का क्लास चल नहीं रहा है, कोचिंग क्लास चल नहीं रहा है, और अब वो फिलहाल लौट कर जाना चाहते हैं, क्योंकि तस्वीर बहुत साफ नहीं है कि 3 मई के बाद भी जो कोचिंग क्लासेज हैं वो शुरू होंगी कि नहीं, कोचिंग होगी कि नहीं, कब उनकी परीक्षाएं होंगी, ये सब बातें तय नहीं है, और इसलिए छात्र वापस लौटना चाहते हैं। उनको अनावश्यक खर्च वहाँ करना पड़ रहा है। मज़दूरों की हालत आप देख ही रहे हैं, कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में, कभी चेन्नई में, कभी और वो सामने आ जाते हैं, भीड़ बन जाते हैं और वापस जाना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार किसी भी तरह से इनको वापस नहीं लेना चाहते, और उसका एक बड़ा कारण ये है कि बिहार का रिकॉर्ड जो है देश में बहुत अच्छे रिकॉर्ड के रूप में सामने आया है। जब पूरे देश में जो है करीब करीब 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है, तो बिहार में सिर्फ 2 लोगों की मौत हुई है। जब 15,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो कोरोना से पीड़ित संक्रमित हैं, तब बिहार में जो है सिर्फ 85 हैं। तो इसलिए अब इस रिकॉर्ड को नीतीश कुमार मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोरोना का ये संकट मई जून तक चलना ही है, और फिर उसके बाद चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, और कोरोना में अगर किसी तरह से जान माल की क्षति होती है तो वो चुनावी मुद्दा बन जाएगा। तो नीतीश कुमार की तरफ से ऐसी तैयारी दिखाई दे रही है कि किसी भी तरह से बिहार में ये संक्रमित लोगों की या मौत के आंकड़े को जो है वो बढ़ने नहीं दिया जाए। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं जो अपनी ज़मीन तैयार कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि सरकार जो है वो मज़दूरों को वापस आने दे, छात्रों को वापस आने दे, और जो भी लोग बिहार में आना चाहते हैं वो वापस आ जाएं। लेकिन संकट ये है कि अगर वो आएंगे और उसमें से इक्के दुक्के लोग भी पीड़ित हुए तो फिर वो गांव में जाएंगे, वहाँ से ये संक्रमण फैलेगा, और फिर स्थिति जो है बहुत ख़राब हो सकती है, महाराष्ट्र जैसी हो सकती है, जहाँ की देश में सबसे नाजुक स्थिति जो है अब बन गई है, क्योंकि मुंबई आए लोग और फिर उसके बाद आगे तक पहुंच गए, तो कई सारे ज़िले वहाँ जो है इससे प्रभावित हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक तरह की चुनावी रणनीति है, और एक तरफ से मर्यादा की बात हो रही है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि चुनावी जो लॉकडाउन का मर्यादा है उसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर मर्यादा की बात है तो एक विधायक को अपने बेटे को लाने की अनुमति क्यों दी गई, क्या मर्यादा यहाँ नहीं टूटती है? तो जाहिर सी बात है कि मर्यादा के नाम पर एक पूरी राजनीतिक चाल ये जो है वो खेली जा रही है। और बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। वहाँ के अस्पताल के हालात ठीक नहीं है, और स्थिति कितनी बुरी है इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ जो मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई टेली कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, उसमें नीतीश कुमार ने खुल करके आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जो है उनको जो कोरोना की जांच के लिए किट्स नहीं दे रही है, पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स नहीं हैं। बिहार के कई जगहों से डॉक्टर्स भी जो है इसको लेकर शोर मचा चुके हैं, यहाँ तक कि मास्क नहीं है, और उन्होंने कहा कि जितनी मांग उन्होंने की थी उससे तो बहुत कम मिला। तो जाहिर सी बात है कि वो ये मानकर चल रहे हैं कि इतने कम से बिहार में बेहतर स्थिति नहीं हो सकती है। यानी अगर कोई संकट आ जाए, बड़े पैमाने पर बीमारी फैले, तो फिर उसकी रोकथाम का जो इंतज़ाम होना चाहिए वो बिहार में अभी पर्याप्त दिखाई नहीं देता है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति दिखाई दे रही है कि दोनों तरफ से राजनीति है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि ये लोग बाहर रहें, और इन्होंने कोशिश भी की। जब दिल्ली में बिहार के मज़दूर जो हैं एक बस स्टैंड पे आ गए, दिल्ली सरकार ने अपनी बसों से बिहार के मज़दूरों को सीमा तक पहुंचा दिया। तो पहले तो बिहार सरकार ने उनको सीमा में घुसने नहीं दिया, और फिर जब ये देखा कि सीमा पर उनको नियंत्रित करना, उनकी देखभाल करना, उनको रखना मुश्किल है, तो फिर ज़िलों में भेजे गए वो, और क्वारंटीन के लिए उनको अलग अलग स्कूलों में रखा गया। अच्छी बात हुई कि उनसे कोई संक्रमण नहीं फैला। उसी तरह से कुछ छात्र पहुंच गए, शुरू में उनको बॉर्डर पे रोका गया और फिर उसके बाद अंदर लेना पड़ा। तो अब धीरे धीरे ये दबाव तो बढ़ेगा, और इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की तैयारी करें।
अभी ये कोरोना का संकट खत्म नहीं होने जा रहा है। दुनिया भर के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मई में भी ये संकट पूरी तरह खत्म नहीं होगा और इस तरह की आशंकाएं रहेंगी कि कहीं भी जो है ये कभी भी संक्रमण का विस्फोट हो सकता है। तो अगर कोई राज्य सरकार और उसके अस्पताल तैयार नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उसके सामने कोई ना कोई संकट ज़रूर आ जाएगा। सत्य हिंदी के साथ आपका जुड़ाव बढ़ता ही जा रहा है, हमें लगातार समर्थन मिल रहा है और अगर आप हमसे और जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साइट पर एक बटन है, उसको दबाएं। आपको बहुत सारी सूचनाएं जो हैं वहाँ से मिलेगी कि किस तरह से आप हमसे और बेहतर ढंग से जुड़ सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और जो बाकी सोशल मीडिया है, ट्विटर भी है, यूट्यूब है, हेलो है, इन सब जगहों पे हम मौजूद हैं। यहाँ भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।